हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। हिंदी मीडियम फिजिक्स भौतिक विज्ञान के कोर्स में चल पड़े हैं अगले चैप्टर की तरफ। और ये जो पहली किताब है, पहला भाग एक, भौतिकी भाग एक, एनसीईआरटी है ना, तो इसका लगभग अंत एंड पर पहुंच गए हैं हम। और ये चैप्टर है सेकंड लास्ट, यानी अंतिम से दूसरा, और इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। अध्याय 7, प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक मैथमेटिकल चैप्टर है, यानी एक गणितीय गणनाओं पर आधारित ये एक चैप्टर है। और गणितीय गणनाओं पर आधारित चैप्टर है तो कुछ बेसिक जानकारियाँ होना हमारे पास ज़रूरी है, गणित की ऐसी जानकारियाँ, क्योंकि जो बच्चे जीव विज्ञान या बायोलॉजी में रहकर पढ़ते हैं, फिजिक्स में ये चैप्टर उनको थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि इसमें कुछ गणित का इस्तेमाल होता है, गणित का उपयोग हम करते हैं। एक जो गणित वाले हैं वो, देखो इसमें क्या है कि गणित वाले भी हैं, मान लीजिए तेज़ी से पढ़ लेंगे ना, तो तेज़ी से पढ़ेंगे फटाफट फटाफट तो चीज़ें बनती नहीं है। फिर ये कुछ चैप्टर है मैथमेटिकल, और इसको मतलब गणित को भौतिक विज्ञान में कैसे प्रयोग करना है, इस बात पर ये आधारित ये चैप्टर है। अब यहाँ इसका बेसिक पहले मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे इसका बेसिक बनाना है, जैसा कि इस चैप्टर में आप देख रहे होंगे, इस पहले ही चैप्टर में, मतलब पहले ही क्लास में हमने लिख दिया कि भाई चैप्टर का बेसिक हमें पहले बनाना है। अब देखिए, बेसिक बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। एक बहुत सरल सा मैं उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मैं प्रतिरोध ले लेता हूँ, कोई प्रतिरोध है R। बात को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। प्रतिरोध, अब इस प्रतिरोध में जो धारा उत्पन्न होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि इसको जो वोल्टता दे रखी है आपने, वो कैसी दे रखी है। मान लीजिए इसको कोई वोल्टता आपने दे रखी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो वोल्टता, वोल्टता। अब ये जो वोल्टता आपने दे रखी है, ये कैसी दे रखी है, किस प्रकार की ये वोल्टता दे रखी है। अब जनरली क्या होता था, जब हम पढ़ते थे धारा, डीसी सर्किट यानी डायरेक्ट करंट सर्किट, यानी करंट कांस्टेंट बना रहता था, उस केस में हम क्या करते थे कि जो वोल्टता है ये एक सेल के रूप में दे दिया करते थे। ऐसे एक सेल लगा देते थे और ये इस तरीके से एक सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ये बना देते थे। और अगर होता था तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बना दिया करते थे, ऐसे ये सेल बना देते थे। और इस सेल से प्रतिरोध को या प्रतिरोध के परिपथ को, बहुत सारे श्रेणी क्रम समांतर क्रम के परिपथ में जो भी प्रतिरोध होता था, उसको हम ये चीज़ दे देते थे। यह मानते थे कि ये वाली चीज़ जो है ये है अचर, ऐसे, यानी जो विद्युत वाहक बल सेल से मिल रहा है वो अचर है, वो कांस्टेंट या नियत मिलता रहता है। ये था वह जो है अवस्था थी परिपथ की, जिसमें धारा नियत यानी अचर हो जाया करती थी। अब मान लीजिए जो वोल्टता है, मैं इसको अपनी मर्जी से देना चाहूँ, मैं इसको इस तरह देना चाहूँ कि जो वोल्टता है वो समय का फलन हो, यानी जो वोल्टता है, वोल्टता जो है वो समय का फलन हो, समय का फलन हो। वोल्टता क्या है, पकड़ लिया बात को, समय का फलन है। यानी वोल्टता जो है वो समय पर निर्भर है। समय पर निर्भर कैसे हो सकती है? मान लीजिए वोल्टता को लिखूं V और इसको लिख दूं FT, इस प्रकार देखो गणित में परिभाषित करते हैं, समय का फलन है, फंक्शन ऑफ टाइम इसे कहते हैं। अब ये जो वोल्टता है इसको V लिख दिया मैंने, और समय का फलन, तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखूं, अब देखो मैं कुछ उदाहरण लिखूंगा इसके, समय के साथ बदलने वाली है। मान लीजिए वोल्टता समय के साथ बदलती है 5T, ऐसे लिख दी मैंने, ठीक। एक बार वोल्टता समय के साथ बदलती है 5e⁻⁻t। एक बार वोल्टता समय के साथ बदलती है 5sin2t। अब 3 केस मैंने लिखे, देखो यहाँ पे वोल्टता कैसी है, समय के साथ बढ़ रही है, समय के समानुपाती है। यहाँ पर मैंने 5t लिखी, 3 उदाहरण दिए मैंने, 1 2 3। और यहाँ पर कैसी है, यहाँ साइन के साथ है, साइन में कोण अगर बदलता है तो उसके हिसाब से जो है ये वोल्टता जो है बदलती है।
अब यहाँ पर जैसे जैसे ये वोल्टता यहाँ लगेंगी तो इसमें जो धारा होगी वो धारा भी वोल्टता के अनुसार ही बदलेगी। अब मान लीजिए मैं ये वाली वोल्टता इस पे लगा दूँ सपोज, तो पहले वाली वोल्टता देखो, ये पहला केस मान लिया मैं ए मानता हूँ, इसको मानता हूँ बी मानता हूँ, इसको मानता हूँ सी मानता हूँ। तो ए बी सी में, तो ए वाले केस में धारा क्या बनेगी, देखो क्या बनेगी बताओ, धारा बनेगी 5T/R, क्योंकि ओम का नियम जो है वो कह रहा है कि जो वोल्टता है, जो विभव लगाया गया है यहाँ पर, वो और ये प्रतिरोध, इसके हिसाब से धारा बनेगी। अब धारा की दिशा जो भी होगी, है ना, वोल्टता के अनुसार, ये बन जाएगी धारा ए में। और बी में धारा बनेगी, तो बताओ बी में धारा कैसे बनेगी। बी में धारा बनेगी, कितनी वोल्टता है बी वाले केस में, ये वाली 5e⁻⁻t, तो 5e⁻⁻t, और ये बन जाएगा प्रतिरोध। सी वाले केस में धारा कितनी बनेगी, ये बनेगी 5sin2t, 5sin2t/R, यानी इसमें धारा इस प्रकार बनेगी। ठीक, यानी धारा का बनना बहुत साधारणतया हम समझें, ये निर्भर करता है कि किसी भी परिपथ में किस प्रकार की वोल्टता दी गई है। वो प्रतिरोध को दी गई है, वो संधारित्र को दी गई है, या वो प्रेरकत्व को दी गई है, यानी इंडक्टर को दी गई है, कैपेसिटर को दी गई है, या रजिस्टर को दी गई है। धारा का बनना इस बात पर निर्भर करता है। ठीक, जब हमने प्रतिरोध में देखा कि प्रतिरोध में धाराएं जो हैं इन नियमों के अनुसार होंगी। ठीक, वोल्टता अगर हमने ये वाली दे रखी है तो अब यहाँ से ये बात समझ में आ गई, पक्का हो गया कि भाई जैसी वोल्टता होगी वैसी धारा होगी। ठीक, अब समय के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रत्यावर्ती बदलने वाली वोल्टता अगर हम देते हैं, ये वाली वोल्टता देखो, ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता। ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है। देखो ये, इसको पकड़ लो, ये रही प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता का मतलब साइन के, साइन बोलते हैं हिंदी में जया, आधा ज या जया, जया के नियम के अनुसार बदले। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ये 2t है ना, इसे क्या करते हैं, इसे कहते हैं ओमेगा टी। कितना होगा देखो यहाँ पे 2t, तो ओमेगा क्या हो गया, 2 हो गया। ये होता है रेडियन पर सेकंड में। अब इसको समझना पड़ेगा ये ओमेगा आता कहाँ से है। अब हमें ये वोल्टता मिलती कहाँ से है, सवाल ये कि ये वोल्टता जो हमें मिलती है ये कहाँ से मिलती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता हमें कहाँ से मिलती है। तो ये चीज़ जो हमें मिलती है, ये हमें मिलती है दिष्ट धारा जनिटर से। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ना, दिष्ट धारा नहीं, दिष्ट धारा में तो डीसी हो जाएगी। ये मिलती है हमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हमें क्या देता है, देखो वो हमें वोल्टता देता है, एसी वोल्टेज देता है। और कैसी देता है, इस तरह के रूप में, यानी ये उसका अधिकतम मान होता है 5, जिसे आयाम कहते हैं। ये उसकी कोणीय आवृत्ति होती है 2, जिसे ओमेगा कहते हैं, यानी जिससे एसी जनरेटर घूम रहा होता है, जिससे जनित्र का आर्मेचर, उसका रोटर घूम रहा होता है कोणीय चाल से, वो ये ओमेगा होता है, और ये बदलने वाला समय होता है। तो ये वो प्रत्यावर्ती वोल्टता है जो हमें मिलती है, जो हम यहाँ लगाते हैं और इसके अनुसार फिर धारा बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी तरह की वोल्टता, देखो मैंने 3 उदाहरण दिए हैं, किसी भी तरह की वोल्टता हो सकती है यहाँ पे, और उसमें उसी के अनुसार धारा बनती है। तो हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है कि जब हमारी वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता है और उसे हम लगाते हैं प्रतिरोध पर लगाते हैं, प्रतिरोध के अलावा हम इसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, देखो हम इसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं बताओ। हम लगा सकते हैं इसे संधारित्र पे, यहाँ हम लगा सकते हैं इसे प्रेरकत्व पे, ये प्रेरकत्व का प्रतीक होता है देखो ऐसे। ठीक, यानी इस वोल्टता को हम प्रतिरोध पे लगा सकते हैं, इस वोल्टता को हम संधारित्र पे लगा सकते हैं, इस वोल्टता को हम प्रेरकत्व पे लगा सकते हैं, यानी संधारित्र यानी कैपेसिटर को C, इसको L लिख दें। तीनों में लगा सकते हैं। तो तीनों में लगा देने से क्या होगा कि तीनों में अलग अलग करंट बनेगी। अगर हम तीनों में अलग अलग लगाएंगे
ठीक। तो अलग अलग तरीक़ों से करंट बनेगा, और अगर हम इनको जोड़ जोड़ के लगाएंगे, मान लीजिए आर और सी इकट्ठा लगा दें, सीरीज में लगा दें, श्रेणी क्रम में लगा दें, एल और सी श्रेणी क्रम में लगा दें, एल सी आर श्रेणी क्रम में बना दें, ठीक। इस तरीके से ये फिर अलग अलग तरीक़ों से प्रत्यावर्ती धारा बनाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का बनना दो बातों पर निर्भर कर गया। एक तो आपके परिपथ में क्या है, देखिए परिपथ में क्या है, आर है यानी प्रतिरोध है, संधारित्र है या इंडक्टर है, प्रेरकत्व है, या फिर दो दो हैं, तीन तीन हैं, जो भी है। एक वोल्टता किस प्रकार की है इस बात पर निर्भर कर गया, दो बातों पर निर्भर करता है। अब किसी भी वोल्टता पर मान लीजिए सवाल बने, मैं अभी और इस बात पर चर्चा करूँगा। क्योंकि अभी जो बेसिक है वो बनेगा हमारा। मान लीजिए मैंने वोल्टता जो है इस बार कैपेसिटर पे लगाई, संधारित्र पे लगाई, ये मैंने वोल्टता जो है वोल्टता ये मैंने कहाँ लगा दी, ये मैंने लगा दी संधारित्र पे, कैपेसिटर पे लगा दी मैंने, ऐसे, ठीक। और वोल्टता यही है, ए बी सी, इन्हीं पर विचार करना है हमें। अब मान लीजिए पहले केस में लेता हूँ मैं, पहले केस में देखो क्या हो गया, आवेश होता है, संधारित्र की प्लेटों पे क्या आता है, आवेश आता है, एक पे प्लस आता है, एक पे माइनस आता है। अब वोल्टता को जैसे लगाया वैसे प्लस मान लिया इधर, इधर मान लिया माइनस, ठीक। जैसे वोल्टता बढ़ती है वैसे आवेश आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, वो फिर डिटेल में पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह तब जानेंगे। फिलहाल मोटा मोटा हमें बेसिक तैयार करना है। तो मान लीजिए पहले वाली वोल्टता ये लगा देता हूँ एक केस में, तो कितना आवेश आएगा प्लेटों पर, यहाँ प्लेटों पर कितना आवेश आएगा, संधारित्र की धारिता को C मान लूँ, तो Q इक्वल टू सी वी का सूत्र होता है हमारे पास, सी वी, देखो इसके अनुसार लगा देता हूँ। सी वी कितना है, V है पहले केस में 5T, तो देखो कितना आवेश आ रहा है समय के साथ, 5CT। अभी जो आवेश है संधारित्र में, इस आवेश में अगर परिवर्तन होता है या आवेश अगर बदल रहा होता है, जैसे कि वोल्टता बदल रही है, देखो वोल्टता समय के साथ T लगा है ना, तो समय के साथ बढ़ रही है ऐसा मान लें, तो इसके हिसाब से क्या होता है कि धारा बनती है यहाँ पे एक, ठीक। धारा कितनी होती है, धारा होती है dQ/dt, यानी आवेश का परिवर्तन, आवेश परिवर्तन की दर जिसे हम कह रहे हैं यह धारा। तो इसका अवकलन हो गया, देखो ये हो गई 5C, ये बन गई धारा, इसको क्या कहेंगे, ये धारा हो गई, और ये हो गई 5C। देखो धारा बन गई किसमें, संधारित्र के परिपथ में, यानी यहाँ अगर धारा मान लो इस दिशा में जाते हुए यूँ I, तो I का मान कितना हो गया, 5C के बराबर हो गया। C का मान रख देंगे जो भी होगा, इस तरीके से आ गया। अब दूसरे वाले में लेता हूँ, मान ली इसमें देखता हूँ, B वाले केस में देखता हूँ, तो B वाले केस में भी लगा देता हूँ, इसे भी लगा देता हूँ। देखो Q इक्वल टू CV, इसमें V कितना है जरा बताओ देख के, 5e⁻⁻t, या जो भी होगा, जो भी फलन होगा उसी की बात हो रही है। ये केवल एक उदाहरण लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ऐसे वोल्टता पर ये चीज़ें निर्भर कैसे कर रही हैं। अभी मैंने प्रतिरोध का लिया था, अब मैंने संधारित्र का लिया है, तो ये हो गई 5e⁻⁻t, देखिए ये आ गया। अब इसका मैं dQ/dt करूँगा, यानी इसका अवकलन करूँगा, ठीक। तो 5C माइनस 5Ce⁻⁻t, ये आ गया, देखिए इस तरीके से ये बन गई धारा, ठीक। माइनस 5Ce⁻⁻t, ये धारा बन गई, देखिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए धारा समय पर निर्भर है, समय पर यहाँ धारा निर्भर है, e⁻⁻t आ गया, इसका अवकलन हुआ, अवकलन में माइनस बाहर आ गया, 5CT, ये धारा बन गई। तो यहाँ पर धारा समय पर निर्भर है। देखिए ऊपर देखा था तो धारा समय पर निर्भर नहीं आ रही, बल्कि एक नियत धारा, एक कांस्टेंट धारा आ रही है, C के मान पर निर्भर हो रही है, यानी आवेश किस तरीके से प्लेट के ऊपर संधारित्र में चढ़ रहा है। तो कुल मिला के धारा कैसी होगी, सोचने की बात यह है कि धारा कैसी होगी, वो ये गुण है Q इक्वल टू CV का जो फॉर्मूला है उसका अवकलन करने के बाद ही ये फैसला हो पाएगा। यहाँ पर भी फार्मूले के अनुसार Q इक्वल टू CV रख दिया हमने, तो पता लगा कि धारा नियत नहीं है, अचर नहीं है, E के टाइम के साथ वो भी बदल रही है। तो कुल मिला के ये तरीका जो है Q इक्वल टू CV dQ/dt जो हम बना रहे हैं, इसी से पता लगेगा। फाइनल यही करेगा भाई धारा कैसी होगी, सीधे सीधे नहीं बता सकते धारा कैसी होगी, ठीक। उसके बाद अगर फिर चले हैं इस वाले केस में, इस वाले केस में चलें, जैसा कि हम कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो इसमें क्या करते हैं, तीसरे केस में C में लेते हैं QCV, CV कितना है
5 साइन 2t, 5 साइन 2t। अब इसमें देखो इसका Q हो गया 5c साइन 2t। अब इसका अवकलन कर देते हैं, देखो dq/dt, तो ये कितना हो गया 5c गुना 2 और साइन 2t का हो गया cos 2t, क्योंकि 2 जो आएगा ये जो अचर है, जो कॉफिशेंट है, गुणांक है जो समय का अवकलन में, वो गुणा में आएगा। ठीक, वो साइन का कॉस होता है और ये टी के साथ गुणांक मल्टीप्लाई में गुणा में आ जाता है। ये तो बेसिक बात है, आप जानते होंगे, इसमें तो क्या इसको डिटेल में करें। तो यहाँ धारा कितनी बनेगी, देखो संधारित्र में ये बन गई 10c cos 2t। तो देखो ये धारिता, सॉरी संधारित्र में ये धारा है। ठीक, तो कुल मिलाकर प्रत्यावर्ती वोल्टता से धारा संधारित्र में कैसी आ रही, देखो वोल्टता में क्या है साइन 2t है, धारा में क्या आ गया cos 2t आ गया और उसका मान सूत्र के अनुसार आया। कुल मिलाकर देखना ये है कि भाई किस प्रकार से संधारित्र में धाराएं होती हैं। तो पहले क्या बनाते हैं, Q = CV, उसका अवकलन कर लेते हैं, अवकलन होने के बाद जो भी प्राप्त होता है वही धारा होती है, उसमें सीधी सी बात हो जाती है बिल्कुल। अब एक चीज़ और बची, इंडक्टर। अब मैं इंडक्टर लगा के दिखाता हूँ इन्हीं चीज़ों के ऊपर, यानी प्रेरकत्व लगा के दिखाता हूँ, तो इनमें धारा कैसे बनती है। ठीक, बस इनको रखते हैं तीनों को, इन्हें लगाते हैं प्रेरकत्व के ऊपर। अब यहाँ मैं जोड़ देता हूँ प्रेरकत्व। यहाँ मैं लिखता हूँ धारा, दिशा जो भी होगी, धारा की दिशा जो भी बनेगी वो बाद की बात है। पहले मैं प्रेरकत्व लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं L, ऐसे। इंडक्टर, इसका मात्रक क्या होता है आप जानते हैं, इसका मात्रक होता है हेनरी। ठीक, पक्का। अब चलते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे ही मैं कोई वोल्ट तार इंडक्टर पर जोड़ूंगा तो कुछ देर के बाद क्योंकि तार जुड़े हुए हैं तो यहाँ एक नियम होता है, मान लीजिए उसे कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। ये आपने कैपेसिटर के चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर दो चीज़ों के तार आपस में जोड़ दें, इनमें चालन हो जाए, कंडक्शन हो जाए, तो कुछ बहुत ही कम समय में इनके विभव समान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जैसे ही मैं इस वोल्ट तार को इस इंडक्टर पर जोड़ूंगा तो इसके विभव समान हो जाएंगे और विपरीत भी होंगे, क्योंकि इसमें से निकलेगा वोल्टता इसमें चली जाएगी। ठीक, तो दोनों के बराबर हो जाएंगे विभव। अब अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो क्या होगा, जितना विभव वोल्टता में होगा उतना ही विभव इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें जो विभव होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जैसा कि मैंने कहा कि समान होंगे, विपरीत भी हो जाएंगे। विपरीत क्यों होंगे, क्योंकि किरचॉफ का जो लूप रूल है वो बनाता है 0। तो मान लीजिए इसमें यहाँ प्लस बना लूँ, इसमें यहाँ माइनस बना लूँ, तो इसमें प्लस बना लूँ, तो इसमें माइनस बना लूँ, तो देखेंगे घूम के आएंगे, तो ये दोनों विभव बराबर हो जाएंगे और विपरीत हो जाएंगे। यानी सीधी बात है कि जो भी विभव यहाँ होगा वही विभव यहाँ हो जाएगा, सीधा सा मामला है। अब वोल्टता में विभव मैंने पहले ये दिया, ये देखिए ये दिया ए वाले पार्ट में। ठीक, और इसमें जो विभव होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें कितना होता है जरा चेक करें। ये होता है, उसका मान होता है LdI/dt, ये मान होता है। देखिए उसका वैसे माइनस में होता है ये ऐसे। तो जैसे कि मैंने कहा कि परिमाण में दोनों बराबर हो जाएंगे, तो नियम क्या काम करेगा कि यहाँ का 5t जो विभव है वो बराबर हो जाएगा LdI/dt के, ऐसे बराबर हो जाता है। जो इसका विभव होता है वो उसका विभव हो जाता है। चालन में दोनों पर समान विभव हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। ठीक, और अगर किरचॉफ के लॉ से देखें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी किरचॉफ से अगर इस चीज़ को देखें तो ऐसे बनेगा, देखो 5t माइनस LdI/dt और टोटल 0। ये किरचॉफ का नियम है। देखो यानी एक का विभव प्लस दूसरे का विभव प्लस, क्यों कहा, क्योंकि तो माइनस में होता ही है ऑलरेडी, या माइनस में तो होता ही है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 0 हो गया। कुल मिला के सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जब प्लस माइनस दोनों विभव समान हो गए, कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब इसमें हमें धारा तक पहुंचना है। इसमें धारा तक पहुंचते तो बेसिक हम बना रहे हैं अपना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे कर लेते हैं, 5t dt और LdI ऐसे होता है। देखो
तो 5t dt, तो 5t² और Li ऐसे, ठीक यूँ, ठीक। तो बदलने वाली धारा में कोई नियतांक प्राप्त नहीं होता समाकलन में कोई नियतांक प्राप्त नहीं होता बदलने वाली धारा में। जैसे वोल्ट सा जोड़ेंगे तो धारा शून्य शून्य हो जाएगी, ठीक। तो यानी 0i, ठीक, और ये 0t ऐसे सीधा सीधा। यानी शुरू में धारा कितनी 0 जब वोल्ट सा जोड़ी, उसके बाद समय बढ़ती गई, उसके बाद समय बढ़ता गया, बेसिक सी क्षण में आ गई, क्योंकि शुरू में कोई नियतांक नहीं होता। वो फिर बाद में भी हम विचार करेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें कोई सीमा शुरू में 0 है, प्रारंभ में कोई धारा नहीं है ना, बाद में भी, लेकिन बेसिक बना रहे हैं कि भाई किस तरीके से धारा इंडक्टर में या प्रेरकत्व में उत्पन्न होती है। चलिए तो यहाँ देखो सीधे सीधे आ गया, यहाँ से 5t²/2 समाकलन की सीमा लग गई, t और 0 लगा के ये बनेगा, ये लग गया Li। तो देखो i का मान आ गया 5t²/2L, देखो ये i का मान आ गया। यानी जो धारा है इसमें समय पर वो निर्भर करेगी इसमें, और वो इस फॉर्मूले के हिसाब से या इस नियम के हिसाब से या समय का ये फलन है इसके हिसाब से बदलेगी। किसमें आ गई ये, प्रेरकत्व में आ गई। अब इसके बाद दूसरा केस लेंगे तो इसमें भी बना लेंगे। देखो ऐसे बी वाले पार्ट में लेंगे तो बी वाले में तुम खुद भी बना लोगे। अब तो बी वाले में कितनी वोल्ट सा दे रखी है तुमने, 5e⁻t बराबर LdI/dt, ठीक। तो इसका समाकलन कर देंगे 5e⁻t dt और LdI, वही करेंगे, 0 पे I करंट मान लेंगे 0, तो 5 माइनस में e⁻t हो गया, देखो ऐसे 0t और ये Li 0i, इसमें भी सीधे सीधे सीमा लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ कुछ बन के आती है, देखिए समाकलन की सीमा में हमारा फॉर्मूला सही बनना चाहिए। जब मैं इस माइनस को पहले बाहर निकाल लेता हूँ, -5 को, ये देखिए पहले मैं e⁻t मतलब इसमें t लगाता हूँ सीमा में यहाँ पे, तो वही बनेगा e⁻t। उसके बाद 0 लगाता हूँ तो ये -1 बनेगा, ऐसे हो गया, देखिए 0 लगाऊंगा तो 1 बनेगा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिंपली Li बन जाएगा बस, क्योंकि 0 पर है मामला, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे देखो कुछ i निकल के आया, i आया -5/L e⁻t-1। ये धारा का व्यंजक आ गया, देखो माइनस को अंदर कर दो, 5/L 1 - e⁻t, ये धारा का व्यंजक आ गया, देखो सिंपली ये देखो ऐसे। तो इंडक्टर में धारा किस नियम से मिली, जो भी वोल्टता दी है वो किसके बराबर रख दी, LdI/dt के। अब ये दोनों बातें पूरी हुई। अब देखते हैं अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है हमारे पास तो किस तरह की धारा मिलती है। चलिए अब इसमें सी पार्ट में लेते हैं। अब लेते हैं सी पार्ट में, कैसी वोल्टता है हमारे पास है 5 sin 2t बराबर किसके, LdI/dt। प्रेरकत्व में कितना विभव, कितनी वोल्टता होती है, ठीक। जैसा कि वहाँ दिखाया मैंने, दोनों को जोड़ दिया, बराबर कर दिया दोनों की वोल्टता को। अब इसके बाद यहाँ देखिए सीधे सीधे ये टर्म जो है LdI, ये वाला पद इधर ही रह गया, ये dt इधर हो गया, 5 sin 2t dt हो गया। देखो कितना सरल हुआ, देखो। इसके बाद इसका समाकलन कर देंगे, 5 साइन का होता है -cos 2t और 2t का गुणांक नीचे आ जाता है LdI, हो गया, देखिए ऐसे। तो शुरू में यहाँ पर भी कोई नियतांक प्राप्त नहीं होता, कोई नियतांक प्राप्त यहाँ पर भी नहीं होता, क्योंकि इसमें L में कोई शुरू में नियतांक प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ DLI, इसको क्या बना दें, इसको बना दें 0 से I, तो ये I बन जाएगा। तो ये हो गया Li। तो I का मान फिर निकला है, देखो Li का मान हो रहा है -5/2 L cos 2t। देखो ये I का मान आ गया 5/L cos 2t, ठीक। तो मैंने ये सारे उदाहरण चैप्टर को शुरू करते करते सबसे पहले क्यों ले लिए, क्योंकि गणित का ये वह रूप है जिसकी ज़रूरत आपको चैप्टर में पड़ती रहेगी। यानी आपको क्या करना है, वोल्टता से जगह जगह धारा निकालनी पड़ेगी। तो ये जो वोल्टता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये हमें पढ़नी है।
और ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए लिए ताकि आपको पता चल जाए कि किसी भी वोल्टता को किसी भी परिपथ में, चाहे वो संधारित्र पे लगाएं, चाहे वो प्रतिरोध पे लगाएं, चाहे वो प्रेरकत्व पे लगाएं, आप धारा कैसे प्राप्त करते हैं, तीनों में धारा प्राप्त करने का ये तरीका हो गया और बेसिक बना दिया मैंने। अब कहीं कुछ भी कोई भी वोल्टता आए तो आप धारा निकाल लेंगे उसमें। ठीक, अब हम शुरू करते हैं यहीं से एसी वोल्टता से। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्राप्त वोल्टता कितनी है जरा बताइए। ये थी वी एम साइन ओमेगा टी। देखिए ये थी ऐसे, ये थी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्राप्त वोल्टता। अब इस वोल्टता पर अगर विचार करें, ये थी ओमेगा। ओमेगा क्या था? कोणीय चाल थी जनित्र के अंदर, जो रोटर घूमता है जनरेटर के अंदर जो घुमाया जाता है उसकी ये कोणीय चाल थी, जिस पे कोयल लिपटी होती है, इस पर लूप लिपटा होता है, तार का ऐसे घुमाते हैं, ये उसकी कोणीय चाल थी। ये बदलने वाला समय था। और जो वीएम था ये थी अधिकतम वोल्टता। अगर इस चीज़ पर विचार करें और पीछे के चैप्टर में चले जाएं तो ये चीज़ कुछ इस प्रकार से आई थी, वी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कुछ इस प्रकार से आया था। एन क्या था? कुंडली में फेरों की संख्या। एक बी क्या था? कितना चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है जो स्थायी चुंबक हैं उनके द्वारा। ए क्या था? कुंडली का क्षेत्रफल। और ओमेगा जैसे मैंने बताया कोणीय चाल, किस कोणीय चाल से कुंडली जनरेटर में घूम रही थी। इसी चीज़ को हमने क्या लिखा हुआ है? वी एम यानी अधिकतम वोल्टता, एन बी ए ओमेगा, और बना दिया साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा जो है वी एम का मान अधिकतम होगा। देखिए ये बन गया, ये अधिकतम वोल्टता जो है ये वाली हमने लिखी हुई है और ये यहाँ पहुँच गई। अब ये जो वोल्टता है यही जो है ये है एसी वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता। इसका नाम क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता। अब यही वोल्टता जो है इस अध्याय को, पूरे अध्याय में ये वोल्टता बनी रहेगी और जगह जगह इसी वोल्टता पर सवाल आते रहेंगे। ठीक, अब सबसे पहले विचार करते हैं कि ये वोल्टता है किस तरह की, ग्राफ क्या कहता है इसका, इसका बदलना किस तरह का है। तो देखिए इसे कुछ ऐसे देखते हैं इसको। मान लीजिए एक चक्कर पूरा कर लें, कोयल जो घूम रही है, लूप जो जनरेटर में घूम रहा है, एसी जनरेटर के अंदर जो कोयल घूम रही है, मान लीजिए उसका एक परिक्रमण काल पूरा कर लें, उसका एक चक्कर पूरा कर लें। तो यहाँ तक दिखा देते हैं कि भाई उसका एक परिक्रमण काल है और परिक्रमण काल का समय है टी, ऐसे, और ये समय बना दें टी। यहाँ बना ले आधा परिक्रमण काल t/2, यहाँ 1/4 बना लें t/4, यहाँ 3/4 बना लें, इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए ऐसे। तो हम देखते हैं कि साइन में जब हम समय 0 लेते हैं तो 0 0 पर 0 से ये शुरू करता है, यानी 0 से बढ़ना शुरू होता है, 90 तक बढ़ता है, 90 डिग्री तक, फिर 180 पे 0 हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखें अगर इस समय पर, इतने समय पर, तो ये अपने अधिकतम मान तक पहुँचता है, अधिकतम मान। फिर यहाँ ये कम से कम 0 पर आ जाता है, फिर माइनस की तरफ बढ़ता है ये ऐसे,
और ये माइनस तक जाता है यूँ और फिर वापस आ जाता है ऐसे, इस तरीके से ये बनता है, ठीक। और फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो ये जो अधिकतम मान है जो दिखाई देता है वोल्टता का अधिकतम मान, इसे मान लेते हैं वोल्टता V। ये जो अधिकतम मान है यही है Vm, ये वोल्टता का अधिकतम मान है, ठीक, T/4। अच्छा, ओमेगा को T से जोड़ा जा सकता है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2π/T। एक पूरे चक्कर में कितना कोण घूमता है? 2π। और कितना समय लेता है? T, परिक्रमण काल। तो ओमेगा होती है कोणीय चाल, कोण बटे समय। कितना कोण चला एक चक्कर में? 2π रेडियन। और कितना समय लगा? सेकंड में समय होता है। तो मात्रक क्या हो जाता है? मात्रक हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड, ये मात्रक हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि परिक्रमण काल को अगर ओमेगा के पदों में लिखना चाहें तो यहाँ कितना बनेगा? ज़रा देखो, ओमेगा के पदों में ये कितना बनेगा, यहाँ कितना बनेगा, ठीक। तो पूरा जो परिक्रमण काल है वो है ω/2π। तो यहाँ लिखूँ अगर ये है ω/2π का समय, ये ω/4π का समय, और ये यहाँ पे ये है ω/8π का समय, ठीक। ω/8π का ये 3 गुना है, तो ये हो गया 3 ω/8π का समय। ऐसे ये समय है, देखो, ठीक। ओमेगा के पदों में ये समय है और ये एक पूरा परिक्रमण काल है। अब यहाँ देखें, अगर पूरा चक्कर लगाकर जब कुंडली वहीं पहुँचती है, यानी एक पूरा चक्कर लगाकर पहुँचती है, तो पुरानी अवस्था में आ जाती है। 180 का कोण घूम जाती है तो फिर 0 कर देती है। जब घूमती है 90 डिग्री पे, 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये अधिकतम बना देती है। अधिकतम जो विद्युत वाहक बल है, जो वोल्टता है, उसको अधिकतम बना देती है। ये कैसी है? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल है। अब ये जो कोण है जो घूमती है कुंडली, ये वाला ω/T थीटा, ये क्या है? कुंडली के क्षेत्रफल की लंबवत दिशा से और कुंडली के क्षेत्रफल की लंबवत दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ये कोण है। अब देखो कैसे दिखाता हूँ। मान लीजिए मोटा मोटा, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है, ध्यान रहे, छोटी छोटी चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो पता नहीं चलता। मान लीजिए ये है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, और इसमें कोई कुंडली घुमाई जा रही है ऐसे, यूँ ऐसे घुमा लेते हैं, देखो ऐसे। तो कुंडली के क्षेत्रफल की लंबवत दिशा, मान लीजिए ये है क्षेत्रफल की दिशा, क्योंकि कुंडली के क्षेत्रफल के लंबवत ही क्षेत्रफल की दिशा होती है। और ये है मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र जो N से S की तरफ, ये जो थीटा है, देखो यही वो थीटा है। इसी थीटा को लिखा जा रहा है ω/T, यानी कोण जो है कोणीय चाल गुणा समय, यही वो थीटा है। यहाँ पे ω/T थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कुंडली के क्षेत्रफल के लंबवत दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो है ये वाला थीटा, ठीक। अब यहाँ बात सरल हो गई कि भाई किस तरीके से कुंडली घूमती है और किस तरीके से उसके चक्रों पे ये चीज़ बनती है और सूत्र इसका क्या होता है, ठीक। और ये इसके जो ये अधिकतम मान है, देखिए इसे कहते हैं आयाम। क्या बोलते हैं इसको? इसको आयाम बोल देते हैं, आयाम। वोल्टेज आयाम या वोल्टता आयाम, वोल्टता आयाम, ये होगा, देखो वोल्टता आयाम, ठीक। तो बात स्पष्ट हुई, ये चीज़ तैयार हो गई। अब इसी चीज़ को लागू करना है, इसी चीज़ को लागू करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर धारा नहीं बनी, यहाँ पर अभी धारा बनेगी। जैसा कि मैंने उदाहरण लिए पिछली बार में बताया कि इसमें कैसी धारा बनती है। तो इस वोल्टता के कारण कैसी कैसी धारा बनती है प्रतिरोधक में, संधारित्र में या प्रेरकत्व में, वो हमने मोटी मोटी जानकारी ले ली है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसे जोड़ेंगे, ठीक। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा और कौन कौन से सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको सूत्र बताता हूँ। गणित के वह सूत्र जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, देखिए क्या किन किन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आवश्यक सूत्र, आवश्यक सूत्र। cos 2 थीटा के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक सूत्र है cos 2 थीटा का जिसकी जरूरत पड़ेगी 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, दूसरे में साइन 2 थीटा के सूत्र की ज़रूरत भी पड़ जाएगी। ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी। ये तो 2 सूत्र हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए। इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक साइन 90 प्लस थीटा, ये भी होता है कॉस थीटा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए ऐसे। ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। ठीक, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक, तो इन सूत्रों की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये सूत्र लिखे हुए हैं ये वाले। अब अवकलन या समाकलन में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? साइन थीटा डी थीटा, समाकलन में ज़रूरत पड़ेगी। ये होता है कॉस थीटा लेकिन माइनस में। ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है? इंटीग्रेशन नियतांक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद कॉस थीटा डी थीटा, यानी कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, ये प्लस में होता है और कोई नियतांक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो कुल मिलाकर बस ये गणित के सूत्र हैं जिनकी इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अवकलन, समाकलन हो गया, अवकलन की ज़रूरत पड़ेगी तो डी अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का अवकलन कितना हुआ बताओ? ये होता है कॉस थीटा। और डी अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का कितना होता है? डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, ऐसे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो इस तरह के सूत्र आ गए, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर समय के सापेक्ष करेंगे तो फिर समय बना देंगे, समय लगा देंगे इसमें। कुल मिला के जो मुख्य सूत्र हैं जिनकी थीटा पर मैंने बताया, इन्हें आप ध्यान रख लें या याद कर लें, इनकी ज़रूरत इस चैप्टर में पड़ेगी। ठीक, अब हम शुरू करेंगे। पहला जो संबंध है प्रत्यावर्ती वोल्टता का, वो सबसे पहले किस पर देखा जाता है, किससे हम लगाते हैं? जैसा कि हमने बेसिक बनाया था, सबसे पहले हम लगाते हैं इसे प्रतिरोध पर। यानी प्रतिरोध पर अगर इसे जोड़ दें तो ये क्या करेगी, कैसी धारा बनाएगी, धारा का वोल्टता से किस तरह का संबंध होगा। ठीक, चलिए सूत्र हो गए, देखिए सूत्र को पक्का करिए, सूत्र देख लीजिए अपने। तो यहाँ तक ये पहली क्लास थी हमारी, लगभग 40 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है। इस पहली क्लास में अगर ये पहली क्लास छूट गई, ध्यान रहे, अगर ये पहली क्लास छूट गई, जिसमें कि मैंने बताया शुरू में ही कि बेसिक है, इसमें गणित कैसे लगता है, वोल्टता से धारा निकालने में गणित कैसे लगता है, और कहीं कहीं किस प्रकार की भी वोल्टता हो हम धारा निकाल सकते हैं, प्रतिरोध में भी निकाल सकते हैं, संधारित्र में भी निकाल सकते हैं, प्रेरकत्व में भी निकाल सकते हैं, सब में। तो अगर ये पहली वीडियो छूट गई तो इस चैप्टर अटकेगा, ध्यान रखना। ठीक, इसलिए ज़रूरी है इस वीडियो को ठीक से देख लें, 2 बार देख लें। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और शुरू करते हैं यहाँ से आगे। ओके।